हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मिलते हैं क्वेश्चनों से। और आज का क्वेश्चन आपके सामने जीके का आता है कि आंकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है। जो आंकल एक गांव है जिसका नाम आंकल गांव है, जिसमें जीवावशेष पार्क लगा हुआ है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बना हुआ है और 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरी जीवाश्म पाए गए। यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा होने वाली वर्षा माउंट किस कारणों से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो, अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यहाँ पर देखिए कि इसकी सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? अपन मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया है? अन्ना सागर झील पृथ्वीराज, अर्णवराज, राज सिंह और जयसिंह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अर्णवराज। क्या होगा? अर्णवराज ने इसका निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता, किसके पिता थे ये? पृथ्वीराज चौहान। आपको जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णवराज, जिसको अन्ना जी कहते थे, 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों के मध्य करवाया। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी ये जो बाहरी कड़ियाँ हैं ये भी आपको पता है होनी चाहिए कि जो अर्णवराज थे किसके पिताजी थे? ये पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। और इन्होंने इस झील का निर्माण कब कराया था? 1135 ईस्वी के आसपास कराया था। कहाँ कराया था? अजमेर की 2 पहाड़ियों के बीच में कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? तो राजस्थान है वो 2001 की जनगणना हुई थी, उसमें कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? तो यहाँ पर ये 8वें नंबर का बड़ा राज्य है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश राजस्थान का 8वां 5.67 स्थान है। क्या है? 5.67% स्थान पर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो जनसंख्या का घनत्व वो कितना है? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसका सही आंसर है। इतने भूभाग में फैले हुए हैं, इसका यह है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है? अब महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.66% है। ये राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता का दर है। ठीक है, अगला है, सुमेलित कीजिए। नर्मदा, जयपुर, डोरिया, टोंक, अजरक, बाड़मेर और मारवाड़ मूर्ति निर्माण। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि यहाँ पर नर्मदा कहाँ, डोरिया, ये सारी चीज़ें आपको मिलान करनी है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा दरी और गलीचों के बीच का विकल्प होता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा सही होगा? नर्मदा किसके लिए होगा? अब ये भेड़ की किसके लिए? टोंक के लिए। किसके लिए? टोंक। और डोरिया आप जानते हैं कि जो डोरिया है किसके लिए? कोटा की डोरिया। किसकी है? कोटा की डोरिया। और अजरक, अब अजरक किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो अजरक होगा बाड़मेर के लिए। किसके लिए? बाड़मेर के लिए। और मार्बल मूर्ति निर्माण ये जयपुर का है या फिर बीकानेर का है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बीकानेर। क्या सॉरी, जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकलेगा कि फर्स्ट में क्या आया? 2। फर्स्ट में 2 आया। उसके बाद आपको बी में क्या आया? तो बी में आया 5। उसके बाद सी में क्या आया? 3। और डी में क्या आया? 1। तो 25, 31 जिसमें होगा वो आपका सही आंसर होगा।
तो 25, 31 आपका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए आप, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नमदा दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन काम में आती है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है इसके लिए? इसके लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो नमदा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला। और कोटा डोरिया, देखो डोरिया किसके लिए? कोटा के लिए। और वो मसूरी साड़ियों के लिए कोटा जिला का खेतुन कस्बा प्रसिद्ध है। कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है? खेतुन कस्बा प्रसिद्ध है कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी के लिए। उसके बाद अजरक, देश विदेश में बाड़मेर की अजरक प्रिंट तथा चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई प्रसिद्ध है। मार्बल की मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती है। तो ये इसका सार था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? घरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से और भील स्त्री से। तो यहाँ पर जो सुबटिया लोकगीत है वो भील स्त्रियों से संबंधित है। यहाँ पर व्याख्या है कि मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। उसके विरह में जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं अपन सुबटिया लोकगीत। ठीक है, कौन सी स्त्रियों के लिए द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। इसको बोलते हैं विरह गीत कहते हैं, इसको सुबटिया लोकगीत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ऐसा कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसको स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं? तो ये फर्स्ट है सुबलिया, जोराबा, सुपना, हमसिडो। तो यहाँ सही आंसर होगा हमसिडो। कौन सा है? हमसिडो। यह मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसिडो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री और पुरुष द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? जो भीलों के स्त्री पुरुष होते हैं, युगल, जो जिनकी शादी ब्याह हो जाती है उनको युगल पुरुष कहते हैं, जोड़ा कहते हैं, स्त्री पुरुष के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है इन्होंने बना रखा है। जैसे गीदड़ सेकावाटी का है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा युग्म है जो बिल्कुल गलत है, मतलब वो उससे संबंधित नहीं है? तो गीदड़ नृत्य सेकावाटी में, ढोल नृत्य जालौर में, और डांडिया नृत्य मारवाड़ में, और बम रसिया बीकानेर में। तो बम रसिया बीकानेर का नहीं है। बम रसिया कहाँ का नहीं है? बीकानेर का नहीं है। तो याद रखना आपको कि यहाँ पर सही जो सुमिलित नहीं है वो कौन है? बम रसिया बीकानेर। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का है? सेकावाटी का है। और ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर का है। और डांडिया नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का। और जबकि बम रसिया नृत्य ये भरतपुर से संबंधित है। किससे? भरतपुर से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भाग में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार, देखो इस ये भी दिया है, पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम्ब कहते हैं, नगाड़े के साथ को किसे क्या कहते हैं? बम्ब कहते हैं, को दोनों हाथों में स्थित दो मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इसके साथ क्या कहते हैं? रसिया। देखो बम बजाते हैं, बम का मतलब ढोल, जो नगाड़े होते हैं उनको दो डंडों से पीटते हैं। और ये कब गाया जाता है? तो जो फाल्गुन के महीने में जो नई फसल आती है उसके उपलक्ष्य में गाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बम रसिया है। और ये कहाँ का है? मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर। कहाँ का है? भरतपुर और अलवर का। कौन सा कौन सा है भाई? तो यहाँ पर इसके लिए ये कहाँ का है? राजस्थान के जो नृत्य हैं वो कौन सा है? बम रसिया। कौन सा है? बम रसिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सही आंसर होगा आपका बम रसिया। कहाँ का है ये लोक नृत्य? कहाँ का है ये? भरतपुर और अलवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत। अब देखो चार बेत आपने को पता है कि चार बेत जो एक लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। कहाँ की है? टोंक। टोंक राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विद्या है। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीब खां एवं खलीफा करीब खां निहंग ने प्रारंभ की थी। तो ये जो चार बेत जो लोक गायन शैली है ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय, किसके समय की थी? फैजुल्ला खां के समय की थी। और किसने की थी? अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां निहंग के ने प्रारंभ की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नागौर के में किस सूफी संत की मजार है? जो नागौर है
वहाँ पर किस सूफी संत की मज़ार है? तो यहाँ पर शेख हमीमुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो नागौर में देखो, नागौर में किसकी है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ शेख हमीमुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन किसकी है? शेख हमीमुद्दीन। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। अगला है गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले से संबंधित है? अब इसमें देखेंगे आप लिखो कि गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, गोगो का मतलब गोगा जी। कौन है? गोगा जी। अब गोगा जी कहाँ के थे, किस जिले से में जन्मे थे? इन गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो किस जिले में हुआ था? कि अजमेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर। तो किस जिले में हुआ था? चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। और चूरू जिले का कौन सा गांव है? ददरेवा। कौन सा गांव है? ददरेवा में जन्मे गोगा जी पंच पीरों में एक पीर गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। देखो गोगा जी को क्या कहते हैं? गोगा पीर भी कहते हैं और सर्पों के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में जन्मे थे। ये कहाँ पे? ददरेवा चूरू में जन्मे थे। और जो पांच पीर है उन पंच पीरों में गोगा जी भी एक पीर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया था। जो आमेर है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया था वो मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा और स्वाई मानसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा फर्स्ट। तो यहाँ पर आमेर में जो शिला देवी का मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। ये आमेर के कछावा वंश की इष्ट देवी किसकी है? आमेर के जो कछावा वंश थे उनकी इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, किसको हराकर? केदार को हराकर जसोड़ नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर आकर आमेर दुर्ग में जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मंदिर बनाया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया। यहाँ ढाई प्याले शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत किया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र तथा व अश्विनी नवरात्रों में मेला पड़ता है। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि ढाई प्याला शराब कौन सी देवी के चढ़ाया जाता है? तो ढाई प्याला तो ये किसके चढ़ाया जाता है? शिला देवी के। किसके? शिला देवी की। ये कहाँ पर इनका मंदिर? आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में। ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आप कराया गया था मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा कराया गया था। ये भी पूछ सकता है कि ये किस खुशी में कराया गया था? तो ये पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, किसको हराकर? जो पूर्वी बंगाल के राजा थे केदार, उनको हराकर जसोड़ नामक स्थान पर कराया गया था। ठीक है। आमेर दुर्ग में जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिम कोने मंदिर में बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। और ढाई प्याले शराब भी इनके चढ़ती है। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी के नवरात्रों में लगता है। अगला है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? जो नौहर तहसील है हनुमानगढ़ की, वहाँ प्रसिद्ध मेला किसका लगता है? बाणगंगा, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता मेला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा गोगाजी का मेला। किसका मेला लगता है वहाँ पर? गोगाजी का मेला लगता है। गोगाजी की समाधि स्थल गोगा मेडी, शीर्ष मेडी की कहते हैं। गोगा मेडी को क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी भी कहते हैं। में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद की जो भादवा जो कृष्ण नवमी आती है उसको गोगा नवमी कहते हैं। उस दिन वहाँ पर विशाल मेला लगता है। गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ पर? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा मेडी, शीर्ष मेडी भी कहते हैं। यहाँ पर कब लगता है मेला? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। उसको विशाल मेला भरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है धीणा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ क्षेत्र का यह पर्व गिंगा घवर बेतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। बेतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुंवारे युवक शादी के लिए महिलाओं से बेत की मार खाते हैं। जो कुंवारे युवक है वो शादी के लिए जो महिलाएं होती है उनसे बेत से क्या खाते हैं? मार। मतलब अपनी शादी लड़की चूज़ करने जाते हैं तो जिस लड़की को वो पसंद करते हैं या जिस लड़की को देखते हैं तो उस महिलाओं से वो किससे मार खाते हैं? बेत से मार खाते हैं। ये त्यौहार प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है और वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। तो याद रखना जो भी कुंवारी लड़के हैं
जो कुंवारे पुरुष है उनकी शादी के टाइम पर जो शादी के लिए जो महिलाएं चूज करने जाते हैं, देखने जाते हैं, उन महिलाओं से किससे मार खाते हैं? बेत से मार खाते हैं। इसको बेतमार गणगौर भी कहते हैं, बेतमार गणगौर भी कहते हैं। ये त्यौहार प्रतिवर्ष कब लगता है? चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होता है और वैशाख तृतीया तक खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ये तो सबको पता है कि कहाँ बनाए जाते हैं, जयपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में। जो क्योंकि मीनाकारी का जो भी कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। सोना चांदी की जो आभूषणों में मीनाकारी की जाती है वो कहाँ पर? जयपुर में। तो मीनाकारी का प्रमुख का कार्य मुख्य रूप से मूल्यवान और बेशक कीमती रत्न सोना चांदी आभूषणों पर किया जाता है। सर्वप्रथम इस कला के शिल्पी लाहौर के राजा मानसिंह द्वारा जयपुर लाए गए मीनाकारी गहने जयपुर के विशेष रूप से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? जो मानगढ़ है बांसवाड़ा के जिले के, वो क्यों प्रसिद्ध है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। तो यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। तो इसलिए यहाँ मानगढ़ क्या है? प्रसिद्ध है। कौन से जिले में? मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? दमन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? अब सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी किला है। कहाँ पर है? बूंदी का किला है। और ये राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला घने जंगलों वाली पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी के ऊपर स्थित है ना। तो ये जो तारागढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। इसको बूंदी का किला भी कहते हैं। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये राव बरसिंह के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी क्या थी इसकी? 1354 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया था। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में? जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो किस जिले में है? तो वो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। ठीक है। तो त्रिपुरा सुंदरी, इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टदशा भुजा की मूर्ति है, जिसकी भुजा के 18 प्रकार के आयुध है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठ में होती है। किसमें होती है? प्राचीन शक्तिपीठ में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित गैठोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो जयपुर की में स्थित हैं गैठोर की छत्रियाँ, उस किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाडा, सिसोदिया, परमार और कछावा। तो यहाँ पर किस वंश से संबंधित है? कछावा वंश से संबंधित है। और नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित जयपुर के दिवंगत राजाओं की संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फल, साझी चित्रण, मांडना और है आपके आरआईएस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका आरआईएस। कौन सा होगा? आरआईएस होगा। ये ताजी प्लास्टर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को प्रेस को बुनो चित्रण कहते हैं। इस पद्धति को राजस्थान में आरआईएस या आली गीला पद्धति भी कहा जाता है। तो याद रखना, आली गीला पद्धति किसको कहा जाता है? तो आरआईएस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरआईएस को कहा जाता है। ये भित्ति चित्रों को अधिक मतलब चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? आलेखन पद्धति है। और इसको राजस्थान में क्या कहते हैं? अपन आरआईएस कहते हैं। और इसी का नाम है आली गीला पद्धति। कौन सी पद्धति? आली गीला पद्धति। अगला है, हाडोती में हाडोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? अब हाडोती, जहाँ पर हाडोती आता है वहाँ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है। क्या आता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो कोटा भी नहीं होगा, बूंदी भी नहीं होगा। तो कौन सी क्षेत्र में नहीं बोली जाती? भरतपुर में नहीं बोली जाती है, क्योंकि भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि भरतपुर में ये बोली हाडोती बोली नहीं बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, उदयपुर में नहीं, सॉरी ये गलत प्रिंटिंग है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना 12 है।
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को आपको चुनना है कि कौन सा गलत युग्म है। साहित्यिक रचना है और एक साहित्यकार है कि बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत और बाथा में भूगोल। तो यहाँ पर गलत युग्म को चुनना है कि गलत कौन सा है। तो बादली चंद्र प्रकाश मेघवाल के द्वारा नहीं है। जो बादली है किसके द्वारा नहीं है, चंद्र प्रकाश मेघवाल के द्वारा नहीं है। ये किसके द्वारा रचित है, ये चंद्र सिंह वीरकाली के द्वारा रचित है, लिखित है। और इसके अलावा राधा सत्यप्रकाश जोशी सही है, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत सही है, और बाथा में भूगोल हरीश बदानी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ दिया भी है आपको कि चंद्र सिंह वीरकाली द्वारा लिखित बादली आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति एवं स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम करती है। ठीक है, अगला है चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ। ये सबको याद होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। तो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। कवि पृथ्वीराज के समकालीन चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम उपलब्ध किया था महाकाव्य ये कौन सा था, पृथ्वीराज रासो। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, अब राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना आपके जो भी उच्च न्यायालय हैं राजस्थान का कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर एवं खंडपीठ जयपुर में, और जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, जयपुर में है, और जो उच्च मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर जोधपुर, क्योंकि उसने आपको मुख्य पीठ पूछी है। यदि वो खंड पीठ पूछता तो आपका आंसर क्या होता, जयपुर होता। अगला क्वेश्चन है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर। राजस्व जो अपने जमीन से संबंधित होते हैं, राजस्व बोर्ड भूमि से संबंधित होते हैं, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्व बोर्ड अजमेर में स्थित है। यहाँ पर राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल में प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष बर्ज चंद्र शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों भू राजस्व एवं भू प्रबंध की व्यवस्था है तो 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की थी। तो राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1949 को। कब की गई थी, 1 नवंबर 1949 को राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला है ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित। अरे सबको याद है, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अजमेर जिले में स्थित इस इमारत का निर्माण अवधि के 2.5 दिन होने के तथा यहाँ एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप इस इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने लगी। क्योंकि इस इमारत का जो निर्माण हुआ था वो कितने दिन में हुआ था, 2.5 दिन में होने के कारण। और यहाँ एक मुसलमान फकीर थे पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप ये इमारत क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने लगी। अगला है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः बहने वाली सबसे नदी कौन सी है, माही, चंबल, बनास और लोनी। तो जो बनास नदी है ये पूर्णतः बहने वाली नदी है, क्योंकि बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी 480 किलोमीटर नदी है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। जो आपकी बनास नदी है इसका उद्गम स्थान कौन सा है, इसका उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद जिले में हैं। तो ये कहाँ से उद्गम होता है, इसका खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखो राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बहुत फेमस है। और ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़, बूंदी, करौली और कोटा। तो यहाँ पर कहाँ सही आंसर होगा आपका, दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। जबकि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बूंदी में है। जबकि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है, बूंदी में है। तो ध्यान रखना। और प्रतापगढ़ में आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें जो कि ध्यान होनी चाहिए, इसमें दे भी रखा है। आगे इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में कोटा एवं झालावाड़ जिलों में 274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई है। जनवरी 2012 में इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो देखो याद रखना कि जो दर्रा अभ्यारण्य है ये जनवरी 2012 में इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इस अभ्यारण्य में गागरोनगढ़ का दुर्ग, राठी महल, बारडोली का शिव मंदिर, अबली मीणी का महल, भीम चौधरी एवं मंदिरगढ़ के अवशेष स्थित है। तो ये भी पूछा गया है अमला मीणी का महल कहाँ पर है, तो ये भी कोटा में है, दर्रा अभ्यारण्य में। किसमें, दर्रा अभ्यारण्य में। गागरोनगढ़ भी कहाँ है, ये भी यहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकी चीज़ों को। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। अजमेर, जयपुर व
बिचीपाल बीकानेर, बसी चित्तौड़गढ़ व मांगरोल बारां, दुर्गापुरा जयपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा, तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर। तो यहाँ पर कहाँ पर स्थापित किए हैं? तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर में स्थापित किए गए हैं। तो सही आंसर होगा आपका 4। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भैंस की नस्लें। देखो भैंस की बहुत सारी नस्लें होती हैं, आपने भी नाम सुना होगा कि ये अच्छी भैंस है, मुर्रा भैंस है, कौन सी भैंस है, आपकी तरफ देसी भैंस है, कौन सी भैंस है, तो आपने सुना है नाम, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भैंस की नस्ल है सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना और थारपाकर। तो आपका सही आंसर है मुर्रा। कौन सा है? मुर्रा। तो यहाँ पर याद रखना कि भैंस की नस्ल यहाँ पर कौन सी है? मुर्रा है। तो फिर ये और क्या है? तो यहाँ देखेंगे आप, देखो मुर्रा जिसको अपन खुंडी खेलते हैं ना, अपने जो देसी भाषा में अपन जो बोलते हैं खुंडी भैंस बोलते हैं ना, ये कौन कौन से ज़िले में? ये अलवर, उदयपुर, गंगानगर, जयपुर और भरतपुर ज़िलों में पाई जाती है मुर्रा भैंस। जबकि जाफराबादी, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर ज़िलों में पाई जाती है, और महसाणी, जालोर, सिरोही और बाड़मेर में, और सूरती, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। तो याद रखना ये कौन कौन सी भैंसों की जो नस्लें हैं, मुर्रा, जाफराबादी, महसाणी और सूरती। अगला है सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, लाखेरी, केशवराय, पाटन। तो मित्रों जो केशवराय पाटन है ये सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित था। अभी ये प्रेजेंट टाइम पे बंद है, ठीक है। अभी जो शक्कर केशवराय पाटन में जो सरकारी तंत्र में शक्कर जो संचालित शक्कर का कारखाना था वो भी बंद है। लेकिन जब शुरुआत में यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? केशवराय पाटन से। कहाँ से हुई थी? केशवराय पाटन से। सहकारी क्षेत्र में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1965 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? 1965 ईस्वी में हो गई थी। केशवराय पाटन बूंदी में की गई। यह राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल थी। प्रथम शुगर मिल थी यहाँ पर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है रीको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। जो रीको है एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, उसका कारण क्या है? कृषि में निवेश संवर्धन का कार्य करें, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे और खाद्य भंडारण की सुविधा में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या विकसित किया गया है? एग्रो फूड पार्क विकसित किया गया है। रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क निमराना, जोधपुर, जयपुर और कोटा में विकसित किए गए। तो याद रखना कि रीको ने 4 जो एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए कहाँ के हैं? निमराना है, जोधपुर है, बीकानेर है, निमराना, जोधपुर, जयपुर और कोटा में विकसित किए गए। इनका उद्देश्य है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित बेणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो कौन सी नदी थी वो? कांतली नदी, लूणी नदी, चंबल नदी और बनास नदी। तो सही आंसर होगा आपका कांतली नदी। कौन सी होगा? कांतली नदी। और याद रखना जो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? वो कांतली नदी के किनारे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की, कहाँ की है? सीकर जिले में स्थित कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ये प्राचीनतम ताम्रयुगीन सांस्कृतिक सभ्यता है, इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है इसको क्या कहते हैं अपन? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सी बार सभ्यताओं से क्वेश्चन आता ही आता है पिक से, तो ध्यान रखना आपको आना चाहिए। अगला है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किस दरबार से संबंधित है? राजा भोज से, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीया। तो सही आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित है। कौन थे? राजशेखर निम्न, ठीक है। तो ये महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम 879 से 910 ईस्वी के दरबार के कवि एवं उनके गुरु थे। राजशेखर के ने कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, हर विलास, प्रबंध कोश, भुवन कोश आदि ग्रंथों की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? मतलब किस युद्ध में हराया था? तो सही आंसर होगा आपका खातौली के युद्ध में। किस में हराया था? खातौली के युद्ध में हराया था। और खातौली का युद्ध 1517 में मेवाड़ के महाराणा सांगा एवं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो याद रखना कि जो खातौली का युद्ध है वो 1517 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? तो महाराणा सांगा एवं सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, इब्राहिम लोदी हारा था। अगला है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया?
जो जयपुर शहर है उसको पिंक सिटी बोलते हैं ना। तो जो पिंक सिटी का जो रंग है वो किसके कौन से राजा थे उसके द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह और ईश्वर सिंह। तो आपका सही आंसर होगा राम सिंह द्वितीय। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा पिंक कलर दिया गया था। तो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटेन के किंग एडवर्ड एंड प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट 1876 ईस्वी में जयपुर भ्रमण के लिए आए थे। उनकी अगवानी में जयपुर शहर को सर्वप्रथम गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो इसे इसको पिंक सिटी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ये सबको याद है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि राव चंद्रसेन 1562 से 1581 मालदेव का पुत्र था। यह राजपूताना का पहला ऐसा वीर शासक था जिसने मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी तथा मुगलों के विरुद्ध जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष की नीति का अनुसरण किया। इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला है कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कल आता है? तो सब जानते हैं कोटा और बूंदी हाडोती क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हाडोती क्षेत्र कल आता है। याद रखना है, तो सबको आता है कोटा बूंदी वाला। तो कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। देखो कोटा बूंदी राजस्थान किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जो हाडोती के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर हाडा राजाओं का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को हाडोती कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आवा। तो जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि अजमेर भी था, नीमच भी था और आवा भी था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका जयपुर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फिर यहाँ दे भी रखा है आपको, और इसको आप 1857 के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। ये कौन कौन सी छावनियाँ थी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। अजमेर में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय था। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपूताना के एजीजी थे। नसीराबाद, नीमच, आवा, कोटा और आदि 1857 की क्रांतियों के प्रमुख केंद्र रहे थे। तो ये सारे के सारी जो अपने पास थे 6 तो ब्रिटिश छावनियाँ थी, वो कौन कौन सी थी? ये आपको नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर थी। और अजमेर में जो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय था। और 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपूताना के एजीजी थे। नसीराबाद, नीमच, आवा, कोटा आदि 1857 की क्रांतियों के प्रमुख केंद्र थे। अगला है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जो बीकानेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को माधाराव वेद, लक्ष्मीदास स्वामी और भिक्षालाल बोहरी के द्वारा की गई थी। माघाराव वेद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? ढोला मारू, आपने नाम भी सुना है ढोला मारू की प्रेम गाथा। एक प्रेमी थे ढोला और मारू। ठीक है, प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बाड़मेर की छपाई में, सवाई माधोपुर की छपाई में, जोधपुर की छपाई और इनमें से कोई नहीं। तो ढोला मारू की जो प्रेम कथा है वो कहाँ की छपाई में है? बाड़मेर की छपाई में है। तो याद रखना ढोला मारू। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जो गलत कौन है? मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास, बूंदी प्रजामंडल मणिकेलाल वर्मा, बीकानेर प्रजामंडल माधाराव वेद और सिरोही प्रजामंडल गोकुललाई भट्ट। तो बूंदी प्रजामंडल में कौन नहीं थे? मणिकेलाल वर्मा। कौन नहीं थे भाई? मणिकेलाल वर्मा इसके नहीं थे। ठीक है, इसका स्थापक थे कांतिलाल चौथाणी। कौन थी? कांतिलाल चौथाणी की अध्यक्षता में 1931 में की गई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। जबकि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना माधाराव वेद के द्वारा की गई थी और सिरोही प्रजामंडल के गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। अगला है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कब मनाया जाता है। तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ, जिसमें राजपूताना की 14 रियासतें सम्मिलित हुई थी। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस दिन वृहत राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया
जाता है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसवदरों की संख्या अधिक वृद्धि थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे अधिक किसमें थी? औरंगजेब के समय थी, औरंगजेब के काल में थी। तो यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। औरंगजेब के समय राजपूत मुगल सहयोग का आश्वासन काव्य कहते हैं। औरंगजेब ने कट्टर मुसलमान होते हुए भी अपनी मनसबदारी व्यवस्था में हिंदू मनसबदारी की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी थी, जो सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। इन हिंदू मनसबदारों में मुख्यतः राजपूत और मराठा सम्मिलित थे। जो उन्होंने बढ़ाई थी 33%, तो उसमें कौन थे? हिंदू थे, और हिंदू में भी कौन थे? राजपूत और मराठा। अगला है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं। तो आप सब जानते हैं गुर्जर जातियों के कौन है भाई? देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। देवनारायण जी के बारे में पढ़ सकते हैं कि देवनारायण जी के बारे में क्या है। तो देखो, देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। कहाँ पर हुआ था? देवनारायण जी जो गुर्जर समाज के जो भगवान जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। गुर्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। देवनारायण जी किसका अवतार मानता है? विष्णु का अवतार मानता है। देवनारायण की फड़ का गायन गुर्जर के भोपा द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। तो देवनारायण जी पर केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा टिकट जारी किया किस सन में किया गया? 2010 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2010 में किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के भोपे बाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? माठा, कुंडी, नौबत और चिंकारा। तो किसका द्वारा करते हैं? माठा। किसके द्वारा? माठा। माठा मिट्टी के दो बर्तनों के मुंह को खाल से ढककर बनाते हैं। दोनों को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। यह थोरी और नायकों द्वारा बाबूजी के पावड़े गाते हैं। ठीक है। अगला है, जयमल और पत्ता की हवेलियाँ किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और पत्ता, इनकी हवेलियाँ हैं कि जो किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर दुर्ग। तो कौन सा सही आंसर होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल और पत्ता की हवेलियाँ स्थित हैं। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और अमरचंद भाटिया। तो सही आंसर होगा प्रताप सिंह बारट की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी, बरेली की जेल में। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रताप सिंह बारट राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? जो प्रताप सिंह बारट थे, केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। बनारस षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा इन्हें 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई। बरेली की जेल में दी गई थी। जो घोर यातनाओं के कारण 7 मई 1918 को इनका ये क्या हो गए? शहीद हो गए। तो ये थे मित्रों आज के अपने क्वेश्चन। तो आज के इन क्वेश्चनों का आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।